1 अक्टूबर से रियल मनी गेमिंग पर रोक लगेगी और नया गेमिंग बिल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सभी रूल्स अब तैयार हो चुके हैं और 1 अक्टूबर से बिल को लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ अश्विनी वैष्णव ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि एआई फ्रेमवर्क भी 28 सितंबर से लागू होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का बना डी फेक वीडियो को एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इसमें एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और उपभोक्ता की सुरक्षा का खास ख्याल भी रखा जाएगा। The promotion and regulation of online games, that act which was passed by the parliament, we have engaged with the industry. We have had multiple discussions with them. We have been having discussions with them for last almost 3 years. And after passing the law, once again we engaged with them. We also engaged with the banks. We engaged with practically every stakeholder possible in this. And we have finalized the rules. The rules will be promulgated with effect from 1st October coming. And before that, we'll have one more round of discussions with the industry. And in case they need some more time, we will definitely look at a more consultative approach, which is our approach. Our government's approach is very consultative on practically everything that we do. So we will be, but we are now targeting at this point of time, we are targeting that we start the implementation of the new legislation from 1st October. More than 3,000 consultations were held over a very long period to come up with this entire framework. So that framework we will be launching in the coming days, hopefully before 28 September. किस तरह से डीप फेक का AI जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट से किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसीलिए जो AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क है और आगे AI आने वाले समय में AI इम्पैक्ट समिट है, इसमें एक बड़ा फोकस रहेगा AI सेफ्टी। नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव लाया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने स्कीम को ज़्यादा लचीला बनाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। ज़्यादा जानकारी के साथ रोहन सिंह हैं हमारे साथ। बताएं रोहन, किस तरीके के चेंजेस की उम्मीद करें? जी, PFRDA के इस पूरे ड्राफ्ट में पूरी स्कीम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई है। लोगों से, स्टेक होल्डर से कमेंट मंगाए गए हैं और जो खास बातें हैं इसमें, सबसे पहले जो एंट्री और एग्जिट की जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। जो लमसम विड्रॉल होता है उसकी सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो एक तरह से ज़्यादा फ्लेक्सिबल एग्जिट की बात कही गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल सके, इसकी एक कोशिश की गई है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, कि जिन लोगों ने यूपीएस ऑप्ट किया था और वो दोबारा से एनपीएस में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बार वन टाइम और वन वे, यानी कि एक बार वो फिर से चेंज करते हैं तो दोबारा नहीं आ पाएंगे, दोबारा से एनपीएस में आने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि ये जो सुविधा है ये रिटायरमेंट से 1 साल पहले या वीआरएस की स्थिति में 3 महीने पहले तक ही ली जा सकती है। तो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिनसे जो पूरी स्कीम है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। पढ़ते हैं खबरों में आगे। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार को घेरा। राहुल ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा से जुड़े कुछ दावे पेश किए और कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार को कर्नाटक CID के सवालों के जवाब देने चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। इधर बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि राहुल दावा तो हाइड्रोजन बम का कर रहे थे, लेकिन ये फुलझड़ी जैसी निकली। Whose numbers are these? Who generated the OTPs? राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आरोप है कि कांग्रेस के मजबूत बूथों से वोटरों के नाम हटाए गए, यहां तक कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से OTP जनरेट कर नाम डिलीट किए गए। राहुल का तर्क है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो 1 हफ्ते के भीतर कर्नाटक CID को सबूत क्यों नहीं देता।
राहुल गांधी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर लिया और कहा, आपको पता है वोट चोर कौन है, लेकिन आप उन्हें बचा रहे हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। दरअसल पूरा विवाद कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। यहां 2023 में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद अनियमितताओं को पकड़ा और एफआईआर दर्ज कराई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। यही वजह है कि राहुल गांधी को शक है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वोटरों की सूची से नाम काटे गए, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ईसी का कहना है कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता। किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ईसी सूत्रों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ 6 महीने पहले पद संभाला है। पिछली गड़बड़ियों का ठीकरा उन पर फोड़ना अनुचित है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से कॉल सेंटर जैसे सिस्टम का दावा भी भ्रामक बताया गया। इसी बीच बीजेपी भी इस मुद्दे पर एक्टिव थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी रही। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। अब नजर इस बात पर है कि राहुल जिस हाइड्रोजन बम का इशारा कर रहे उसमें कितना धमाका होगा। और आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। राहुल के आरोप धमाका या ड्रामा, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचे। पटना के मौर्य होटल में नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों ने करीब 30 मिनट तक अकेले में बातचीत की। मीटिंग में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह ने रोहतास में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने राहुल गांधी की यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का विषय शिक्षा, बिजली, सड़क, रोजगार नहीं था, बल्कि यात्रा का विषय घुसपैठ या बचाव था। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रेट कट से पहले इंडस्ट्री से ज्यादा निवेश करने की अपील की है। आज एफएम ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और अपने संबोधन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से अपनी झिझक दूर करने और निवेश बढ़ाने को कहा। I hope there's no more hesitation for industry to invest further, to expand capacities, produce more in India. And what else is required by the government to do? Spell them out. You have a prime minister in this country who you have known for decades, from his days as chief minister of Gujarat. And he's never relented on reforms, nor has he ignored the
wish list of the industry. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दौरे पर है। आज पीयूष गोयल ने 13वीं यूएई भारत हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में यूएई की निवेश शक्ति और भारत का कौशल एक साथ मिलकर काम करेगा। आज की चर्चा में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि हम यूएई और भारत मिलके तीसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या माइनिंग, हाउसिंग, इन फील्ड्स में भी भारत के पास क्षमता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी और कौशल है, युवा शक्ति है, यूएई के पास निवेश की ताकत है। दोनों मिलके बहुत सारी संभावनाएं नई खुल जाती हैं। उसके ऊपर भी दोनों ने आगे काम करने का आज पोटेंशियल के ऊपर चर्चा की है, संभावनाओं पे चर्चा की है और हम आगे इसको और डेवलप करेंगे। अब बात करते हैं बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रौनक रही। तेजी की हैट्रिक लगाते हुए सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 320 पॉइंट चढ़कर 83,014 पर और निफ्टी 93 पॉइंट चढ़कर 25,424 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक में लगातार 12वें सत्र में तेजी दिखी। जुलाई 2017 के बाद निफ्टी बैंक में लगातार 12वें बार तेजी देखने को मिली है 12वें दिन। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फार्मा, आईटी, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही। डिफेंस और एनर्जी शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा है कि जीएसटी कटौती का स्टील सेक्टर पर इनडायरेक्टली असर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी से घरेलू कंपनियों को काफ़ी सपोर्ट मिला है। टीवी नरेंद्रन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। स्टील सेक्टर कैसे इसको देख रहा है? कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? स्टील पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि जीएसटी रेट्स फॉर स्टील वर नॉट चेंज, पर स्टील पर जरूर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप ऑटो सेक्टर देखिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और स्टील का कंजम्पशन सब सेक्टर्स में होता है, तो इसीलिए इफ दी our customers are happy, then we are also happy. पिछले कुछ समय में से जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन जो हमें देखने को मिल रहा था, आपको क्या लगता है ये कब तक रहने वाला है? और अगर हमें 250-300 टन के अगर उस पर पहुंचना है, आपका क्या मानना है किस तरह का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट को करना चाहिए इस वक्त? उसमें एक्चुअली स्टील सेक्टर में आप देखिए तो ऑलमोस्ट स्टील कंजम्पशन ग्रोथ 10-12% पे लेवल पे है, तो बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है इसीलिए उसका असर हम लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग। तो अभी आप देखिए तो आई थिंक 160 मिलियन टन लेवल पे है कंजम्पशन। हमारा सिर्फ ये था कि बिकॉज इंडियाज मेजर ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्टील, वी शुड मेक श्योर दैट स्टील इज नॉट डम्प्ड इन इंडिया, क्योंकि स्टील सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में देखिए तो स्टील सेक्टर इज वन ऑफ द लीडर्स इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इफ यू सी स्टील कंपनीज प्राइवेट सेक्टर एटलीस्ट 30-40,000 करोड़ पर ईयर का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। टाटा स्टील का 10-12 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल में है। तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड नॉट गेट डिरेल्ड बाय cheap imports which are priced in a manner that the suppliers are not making money. ये नहीं कि Chinese steel industry जो globally export कर रहा है they are profitable. Most of them are not profitable. So their problem should not be exported to us. इसीलिए हम लोग को safeguard duty पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत किए थे और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है 12% safeguard duty का. So that is helping. So we just need to protect ourselves against unfairly priced imports. Otherwise the sector is growing and we are the second largest producer of steel in the world. और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में फिर कुदरत ने कहर बरपाया है।
लगातार एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देर रात उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है। कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 10 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की भी खबर है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड को कल तक के लिए हाई अलर्ट पर भी रखा है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कई कच्चे मकान ढह गए हैं। इस मानसून में राज्य का काफ़ी नुकसान हुआ है। 1500 से ज़्यादा घर ध्वस्त हो चुके हैं। 417 लोगों की जान जा चुकी है। 45 लोग लापता हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फ़ोन पर बात की और हाल ही में जेनजी आंदोलन के दौरान हुई जानमाल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने पीएम से पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। पीएम मोदी ने ये जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की और नेपाल को 19 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। अगर आप दिल्ली में गरबा नाइट में जाने का प्लान कर रहे हैं तो शॉपिंग के लिए कैनॉट प्लेस के गुजराती लेन में जरूर जाइए। यहाँ आपको एक ही जगह पर डिजाइनर चनिया चोली से लेकर ट्रेंडी ज्वेलरी और एक्सेसरीज सब मिल जाएंगे। तो नवरात्रि से ठीक पहले कनॉट प्लेस में जो जनपद का इलाका है, यहाँ पर है गुजराती लेन, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये लेन खास तौर पर पॉपुलर है गरबा से जुड़ी वन स्टॉप शॉपिंग करने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर आई थी और आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए इस बार गरबा नाइट के लिए ये वाला लहंगा चुना है, क्योंकि इस बार ये जो लहंगा है अजरक प्रिंट इसको कहा जाता है, मिरर वर्क से लैस है, काफी खूबसूरत और लाइट वेट ये गरबा ड्रेस है। तो ये मैंने अपने लिए ले ली, तो सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी यहाँ पर शॉपिंग कराऊं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेरों वैरायटी आपको मिल जाएगी। जिस भी कलर में आपको चनिया चोली चाहिए, जिस भी डिजाइन में आप सोचते हैं, अगर आप कहीं इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पर कोई डिजाइन देख रहे हैं तो वो सब हूबहू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पूरी गुजराती लेन है, खास तौर पर बजट में किस तरह से आप अपनी गरबा नाइट से जुड़ी शॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए काफी फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में जो गरबा नाइट्स हैं उनका ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ा है। और यही वजह है कि इस मौके पर जो इस तरह की चनिया चोली है उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। जो यहाँ पर सेलर्स हैं उनसे बात करते हैं। तो इस बार क्या कुछ खास है, बताएं। अजरक प्रिंट ही खास है इस बार, जो मैंने हाँ पहना है आपने, वही बहुत फेमस है इस बार, इसका ही क्रेज आया इस बार। अच्छा, तो कैसी हो रही है शॉपिंग इस बार? बहुत अच्छी, इसकी सेल बहुत अच्छी गई है हमारी। चलो, तो बहुत बढ़िया सेल यहाँ पर हो रही है। और इधर की साइड में आपको लेकर आऊंगी, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने ये ड्रेस ले ली और आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह का बैग आप ले लें जो आपके पूरे ड्रेस को टीम अप कर सके और भी ज्यादा खूबसूरत बना सके पूरी लुक को, तो इस तरह के बैग्स यहाँ पर हैं। और अगर आप ज्वेलरी में कुछ एक्सेसरीज खरीदना चाहती हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। हर तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है, जिसे आप चनिया चोली के साथ टीम अप कर सकते हैं। तो मेरी तो शॉपिंग हो गई, तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो जरूर यहाँ पर भी आएं और एंजॉय करें गरबा शॉपिंग को। दीपाली नंदा, दिल्ली। सोमवार से नवरात्रि शुरू होगी और गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा डांडिया की धूम मचेगी। कैसी चल रही है गरबा की तैयारियां, देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। गुजरात में नवरात्रि से 3-4 महीना पहले ही गरबा क्लासेस शुरू हो जाते हैं। इस बार 3 ताली और डाकला स्टेप खिलैयाओं के पसंदीदा स्टेप रहने वाले हैं। गुजरात में हजारों क्लासेस में आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा। मैं 2 साल से गरबा कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर गरबा करना शुरू किया, मुझे प्रैक्टिस करना भी अच्छा लगा, तो इस साल मैंने सोचा कि ये कंटिन्यू करा जाए। तो मैंने यहाँ आके गरबा वापस से सीखना शुरू किया और मैंने यहाँ पर आके 3 ताली हो गया, दाखला हो गया, ऐसी नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे कभी मैंने जीवन में नहीं करी थी। मैं यहाँ लास्ट 2 मंथ से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे डाकला सीखना था स्पेशली, जिसमें हीच वेरिएशन या काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और ग्रुप के साथ करने में और भी मज़ा आता है। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन किया डाकला करने में, तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है यहाँ पे आना।
पॉपुलर स्टेप के अलावा हर बार जिस पर लोग गरबा करते हैं वह टीटीडो, बेताली, दोडियू, हूडो और टप्पा रास भी लोग सीखने के लिए आते हैं। जिनको गरबा खेलना आता है वो भी नए स्टेप के कारण क्लासेस ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और अभी का यूथ ऐसा है कि जो धीरे धीरे सब चीज़ सीख रहे हैं और सीखने के बाद उन लोग परफॉर्म करने चाहते हैं ग्राउंड में। और हर साल ऐसा होता है कि हर साल नए नए डांडिया के स्टेप्स आते हैं, गरबा के स्टेप्स आते हैं और फिर उन लोग उसके साथ परफॉर्म करते हैं। और एवरी टाइम ऐसा होता है एवरी ईयर कि नए नए स्टेप्स ऐड होते हैं। जो हमारे प्राचीन अर्वाचीन स्टेप्स है उनके साथ नया वेस्टर्न भी ऐड होता है, नए नए स्टेप्स ऐड होते हैं और उसके साथ फिर नया एडवांस होता जा रहा है गरबा अभी। पूरे देश में नवरात्रि के दौरान सही सुर ताल में गरबा खेलने का ट्रेंड युवाओं में बढ़ रहा है। प्राचीन और अर्वाचीन गरबा को मिक्स करके हर साल नए नए स्टेप आते हैं और उनको सीखने के लिए खिलैया काफ़ी बेताब रहते हैं और इसीलिए महीनों पहले इस तरह की प्रैक्टिस आपको हर जगह देखने मिल जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। मेटा ने रे-बैन मेटा जेन 2 स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर दिए हैं। ये ग्लासेस अब पहले से डबल बैटरी लाइफ और बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ लॉन्च किए गए हैं। इन्हें पहनकर आप तस्वीरें खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, वो भी बिना मोबाइल छुए। और क्या ख़ास है बता रही हैं शिबानी घरत। मैं मेटा कनेक्ट में हूँ और यहाँ पर मेटा ने अपने रे-बैन मेटा ग्लासेस 2 जेन 2 अनाउंस किए इस साल। अपग्रेड्स कुछ ऐसे हैं, सम दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर। सबसे पहले बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट है। अभी जेन 1 जो मेटा रे-बैन जेन 1 थे जो हमारे देश में अवेलेबल है, 4 से 5 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिलती थी। नए ग्लासेस में 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ मिलती है। 50% चार्ज केवल 20 मिनट पे आप हासिल कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आपके कम्यूट के लिए एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वीडियो जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है। अभी जो POV वीडियोस मुझे रे-बैन जो मेरे पास है उनमें कैप्चर करना बहुत पसंद था, बट दे वुड मैक्स आउट एट 1080p। इसमें आप 3K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही हाइपरलैप्स और स्लोमो आने वाले दिनों में कंपनी इन ग्लासेस में इंट्रोड्यूस करने वाली है। ऑडियो एंड AI स्टिल ओपन ईयर ऑडियो, मतलब यहाँ विद इन द ईयर नहीं, एंड देन AI ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल हो गया है ऑन द न्यू ग्लासेस। साथ ही 6 लैंग्वेज का सपोर्ट है फॉर ट्रांसलेशन, परफेक्ट फॉर ट्रैवलर्स। इनफैक्ट स्टाइल वाइज ये जो है वेफेरर्स, इसी के साथ साथ स्काइलर और हेडलाइनर ये मॉडल्स में अवेलेबल है। साथ ही नए कलर्स जैसे कि कॉस्मिक ब्लू, मिस्टिक वायलेट आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल ग्लासेस की तरह लगते हैं, गैजेट्स की तरह नहीं लगते। ये नए रे-बैन मेटा 2 $379 में आप इन ग्लासेस को खरीद सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी। नमस्कार।